चैप्टर 20 मैनिपुलेशन शब्द में एक बदसूरत साउंड आई है। इसे एक एलियस की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि इतना रहस्यमय कुछ भी है या प्रोसेस के बारे में क्रोक्त है। जब उसके पास किसी वस्तु के लिए बल्क में स्टॉक की बिक्री होती है, बशर्ते निश्चित रूप से इस तरह के ऑपरेशन गलत स्टेटमेंट के साथ नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मैनिपुलेटर करने वाला स्पेक्युलेटर्स के बीच अपने खरीदारों की तलाश करता है। वो उन पुरुषों की ओर मुड़ता है जो अपनी पूंजी पर बड़े रिटर्न की तलाश में हैं और इसलिए सामान्य से अधिक व्यापार जोखिम चलाने के इंटरेस्टेड हैं। मुझे उस व्यक्ति के प्रति अधिक सहानुभूति नहीं हो सकती है जो यह जानते हुए भी आसान पैसा बनाने में अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। जब वो जीतता है तो वो एक चतुर व्यक्ति का डेविल होता है, लेकिन जब उसने पैसे गंवाए तो दूसरा साथी एक बदमाश था, एक मैनिपुलेटर। ऐसे मोमेंट्स में और ऐसे होठों से शब्द मार्क्ड कार्डों के उपयोग को दर्शाता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। आमतौर पर मैनिपुलेशन का ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग एबिलिटी डेवलप करना है, यानी किसी भी समय सूटेबल साइज के ब्लॉकों को किसी भी कीमत पर निपटाने की क्षमता। बेशक एक पूल जनरल मार्केट कंडीशंस के उलट होने के कारण खुद को बेचने में अनेबल हो सकता है, सिवाय एक बलिदान के जो प्लीजिंग होने के लिए बहुत बड़ा है। वे तब एक प्रोफेशनल को अपॉइंटेड करने का डिसीजन ले सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उसका स्किल्स और एक्सपीरियंस उसे एक डरावना हार का सामना करने के बजाय एक ऑर्डरली वापसी का ऑपरेशन करने में सक्षम करेगा। आप देखेंगे कि मैं किसी स्टॉक को एज फार एज पॉसिबल सस्ते में जमा करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए मैनिपुलेशन की बात नहीं करता। उदाहरण के लिए कंट्रोल के लिए खरीदारी में, क्योंकि आजकल ऐसा अक्सर नहीं होता है। जब जे गोल्ड ने वेस्टर्न यूनियन पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहा और स्टॉक का एक बड़ा ब्लॉक खरीदने का फैसला किया, वाशिंगटन कॉर्नर जो पर नहीं देखा गया था वर्षों के लिए स्टॉक एक्सचेंज की मंजिल, अचानक वेस्टर्न यूनियन पोस्ट पर व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया। वो वेस्टर्न यूनियन के लिए बोली लगाने लगा। एक आदमी के लिए ट्रेडर्स ने उन्हें इतना सरल सोचकर उसकी मूर्खता पर हंसे और उन्होंने खुशी खुशी उसे वो सारा स्टॉक बेच दिया जिसे वो खरीदना चाहता था। यह एक बहुत ही कच्ची चाल थी, यह सोचने के लिए कि वो इस तरह अभिनय करके कीमत बढ़ा सकता है जैसे कि मिस्टर गोल्ड वेस्टर्न यूनियन को खरीदना चाहते हैं। क्या वह मैनिपुलेशन था? मुझे लगता है कि मैं इसका उत्तर केवल नहीं और हाँ कहकर ही दे सकता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, जैसा कि मैंने कहा, मैनिपुलेशन का पर्पस जनता को बेस्ट पॉसिबल कीमत पर स्टॉक बेचना है। यह अकेले बेचने का नहीं बल्कि बांटने का सवाल है। यह स्पष्ट रूप से हर तरह से बेहतर है कि एक स्टॉक 1000 लोगों के पास हो, न कि एक व्यक्ति के पास बाजार के लिए बेहतर हो। तो यह अकेले अच्छी कीमत पर बिक्री नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टर पर एक मैनिपुलेशंस करने वाले को विचार करना चाहिए। यदि आप जनता को बाद में इसे अपने हाथों से लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं, तो कीमत को बहुत उच्च स्तर पर मार्क्ड करने का कोई मतलब नहीं है। जब भी इनएक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेटर्स करने वाले टॉप पर उतारने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, पुराने समय के लोग बहुत बुद्धिमान दिखते हैं और आपको बताते हैं कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसे पानी नहीं पिला सकते। ओरिजिनल डेविल्स फैक्ट की बात के रूप में मैनिपुलेशन के नियम को याद रखना अच्छी तरह से है। एक नियम जिसे कीने और उनके एबल प्रेडिसेसर्स को अच्छी तरह से पता था। यह इस प्रकार है, स्टॉक को हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक मैनिपुलेशन किया जाता है और फिर जनता को बेचा जाता है।
मुझे शुरुआत से शुरू करने दो। मान लें कि कोई एक है, एक अंडरराइटिंग सिंडिकेट या एक पूल या एक व्यक्ति जिसके पास स्टॉक का एक ब्लॉक है जिसे वो बेस्ट प्राइस पर बेचना चाहता है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ड्यूली लिस्टेड स्टॉक है। इसे बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह खुला बाजार होना चाहिए और सबसे अच्छा खरीदार आम जनता होना चाहिए। बिक्री के लिए बातचीत एक आदमी के इंचार्ज हैं। उसने या किसी प्रेजेंट या फॉर्मर कोलीग ने स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक बेचने की कोशिश की है और सफल नहीं हुआ है। वो यह महसूस करने के लिए या जल्द ही स्टॉक मार्केट ऑपरेशन से सफिशिएंट फॉर्म से फेमिलियर हो जाता है कि उसके पास जितना अनुभव है उससे अधिक अनुभव और काम के लिए मोर क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। वो व्यक्तिगत रूप से या सुनी सुनाई बातों से ऐसे कई लोगों को जानता है जो इसी तरह के सौदों को संभालने में सफल रहे हैं और वह अपने प्रोफेशनल स्किल का लाभ उठाने का फैसला करता है। वो उनमें से एक की तलाश करता है, क्योंकि अगर वो बीमार होता तो वो एक डॉक्टर की तलाश करता या अगर उसे उस तरह के एक्सपर्ट की जरूरत होती तो एक इंजीनियर की तलाश होती। मान लीजिए उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सुना है जो खेल जानता है। खैर, मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है जो वो कर सकता है। फिर वो एक इंटरव्यू की अरेंजर्स करता है और नियत समय में मेरे ऑफिस में कॉल करता है। बेशक, संभावना है कि मैं स्टॉक के बारे में जानता हूँ और यह क्या दर्शाता है जानना मेरा काम है। इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ। मेरा विजिटर मुझे बताता है कि वह और उसके एसोसिएट्स क्या करना चाहते हैं और मुझे सौदा करने के लिए कहता है। फिर बात करने की मेरी बारी है। मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहा गया है उसकी स्पष्ट समझ देने के लिए मैं जो भी जानकारी आवश्यक समझता हूँ वो मांगता हूँ। मैं उस स्टॉक का प्राइस सेट करता हूँ और बाजार की संभावनाओं का अनुमान लगाता हूँ। वो और मेरी करंट कंडीशंस को पढ़ने से मुझे प्रपोज्ड ऑपरेशन के लिए सफलता की संभावना का एस्टिमेट करने में मदद मिलती है। अगर मेरी जानकारी मुझे फेवरेबल व्यू के लिए इंस्पायर्ड करती है तो मैं प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मेरी सेवाओं के लिए मेरी शर्तें क्या होंगी। अगर वो बदले में मेरी शर्तों को ऑनरेरियम और शर्तों को स्वीकार करता है तो मैं अपना काम तुरंत शुरू कर देता हूँ। मैं आमतौर पर स्टॉक के एक ब्लॉक पर कॉल पूछता और रिसीव्ड करता हूँ। मैं सभी रिलेटिव्स के लिए सबसे न्यूट्रल के रूप में ग्रेजुएशन कॉल पर जोर देता हूँ। कॉल की कीमत प्रिवेलिंग मार्केट मूल्य से थोड़ा नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाती है। कहो, उदाहरण के लिए, कि मुझे 1,00,000 शेयरों पर कॉल आती है और स्टॉक 40 पर कोटेड किया जाता है। मैं कुछ हजार शेयरों के लिए 35 पर, दूसरा 37 पर, दूसरा 40 पर, और 45 और 50 पर, और इसी तरह 75 या 80 पर कॉल के साथ शुरू करता हूँ। अगर मेरे प्रोफेशनल वर्क के रिजल्ट मेरे मैनिपुलेशन की कीमत बढ़ जाती है और यदि हाईएस्ट स्तर पर स्टॉक की अच्छी मांग है ताकि मैं इसके उचित आकार के ब्लॉक बेच सकूं तो मैं निश्चित रूप से स्टॉक को कॉल करता हूं। मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन इसलिए मेरे ग्राहक पैसा कमा रहे हैं। यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। यदि मेरा स्किल्स वो है जिसके लिए वे पेमेंट कर रहे हैं तो उन्हें मूल्य मिलना चाहिए। बेशक, ऐसे समय होते हैं जब एक पूल को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है, क्योंकि मैं तब तक काम नहीं करता जब तक लाभ के लिए अपना रास्ता साफ न देख लें। इस साल मैं 1 या 2 सौदों में इतना भाग्यशाली नहीं था और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। कारण है, लेकिन यह एक और कहानी है जिसे शायद बाद में बताया जाएगा।
स्टॉक में बुल मूवमेंट में पहला कदम इस फैक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है कि बुल मूवमेंट चल रहा है। मूर्खतापूर्ण लगता है ना? अच्छा, एक पल सोचो, यह उतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना यह लग रहा था, है ना? स्टॉक को एक्टिव और मजबूत बनाने के लिए आपके सम्मानजनक इरादे क्या हैं? इसका एडवर्टाइज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। आखिरकार कहा और किया जाता है, कॉम्प्रहेंसिव दुनिया में सबसे बड़ा प्रचार एजेंट टिक है और अब तक का सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट माध्यम टेप है। मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए कोई लिटरेचर देने की जरूरत नहीं है। मुझे स्टॉक के मूल्य के बारे में दैनिक प्रेस को सूचित करने या कंपनी की संभावनाओं के बारे में नोटिस के लिए फाइनेंशियल रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। न ही मुझे फॉलोइंग रिसीव्ड करना है। मैं केवल स्टॉक को एक्टिव बनाकर इन सभी हाईली डिजायरेबल चीजों को पूरा करता हूं। जब गतिविधि होती है तो एक्सप्लेनेशन की समकालिक डिमांड होती है और इसका मतलब है, जाहिर है, कि पब्लिकेशन के लिए नेसेसरी कारण मेरी ओर से थोड़ी सी भी सहायता के बिना खुद को सप्लाई करते हैं। एक्टिविटी वो सब है जो फ्लोर ट्रेडर्स पूछते हैं। वे किसी भी लेवल पर किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे या बेचेंगे यदि उसके लिए केवल एक फ्री मार्केट होगा। वे जहां भी एक्टिविटी देखेंगे, वे हजारों शेयरों में सौदा करेंगे और उनकी कुल क्षमता काफी है। यह मैंडेटरी रूप से होता है कि वे मैनिपुलेटर के खरीदारों की पहली फसल बनाते हैं। वे पूरे रास्ते आपका पालन करेंगे और इस प्रकार वे ऑपरेशन के सभी स्टेप्स में एक बड़ी मदद हैं। मैं समझता हूं कि जेम्स आर कीन हैबिचुअली सबसे अधिक एक्टिव रूम ट्रेडरों को अपॉइंटेड करता था, दोनों मैनिपुलेशन के सोर्स को छिपाने के लिए और इसलिए भी कि वह जानता था कि वे अब तक के सबसे अच्छे ट्रेड ब्रॉडकास्टर और टिप डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो अक्सर उन्हें बाजार के ऊपर वर्बल कॉल करता था ताकि वे कैश इन करने से पहले कुछ उपयोगी काम कर सकें। उसने उन्हें अपना लाभ कमाया। एक प्रोफेशनल फॉलोइंग पाने के लिए मुझे खुद स्टॉक को एक्टिव बनाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ा। ट्रेडर्स अधिक नहीं मांगते। बेशक, यह याद रखना ठीक है कि एक्सचेंज के फ्लो पर ये प्रोफेशनल स्टॉक को लाभ पर बेचने के इरादे से खरीदते हैं। वे इसे एक बड़ा लाभ होने पर जोर नहीं देते हैं, लेकिन यह एक क्विक लाभ होना चाहिए। मैं स्पेक्युलेटर्स का ध्यान इस ओर अट्रैक्टेड करने के लिए स्टॉक को एक्टिव करता हूं। जिन कारणों से मैंने दिया है, मैं इसे खरीदता हूं और मैं इसे बेचता हूं और ट्रेडर्स इसका पालन करते हैं। सेलिंग का दबाव मजबूत होने के लिए सूटेबल नहीं है। जहां एक आदमी के पास कॉल्स में उतना ही स्पेक्युलेटिव रखा हुआ स्टॉक है जितना मैं रखने पर जोर देता हूं। इसलिए खरीद बिक्री पर स्ट्रॉन्ग होती है और जनता लीडरशिप का परस्यूएंस करती है, न कि रूम ट्रेडर्स के रूप में। यह एक खरीदार के रूप में आता है। यह हाईली डिजायरेबल डिमांड मैं भरता हूं, यानी मैं बैलेंस पर स्टॉक बेचता हूं। यदि डिमांड वो है जो इसे होनी चाहिए तो यह उस स्टॉक की मात्रा से अधिक अब्सॉर्ब करेगी जो मुझे मैनिपुलेशन के पहले स्टेप्स में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। और जब ऐसा होता है तो मैं स्टॉक को शॉर्ट यानी तकनीकी रूप से बेच देता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं वास्तव में मेरे पास जितना स्टॉक है उससे अधिक स्टॉक बेचता हूं। ऐसा करना मेरे लिए पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि मैं वास्तव में अपने कॉल्स के खिलाफ बिक्री कर रहा हूं। बेशक, जब जनता की डिमांड में कमी आती है तो स्टॉक आगे बढ़ना बंद कर देता है। तब मैं वेट करता हूं। फिर कहें कि स्टॉक आगे बढ़ना बंद कर दिया है। एक कमजोर दिन आता है। पूरा बाजार एक डेवलप रिएक्शनरी टेंडेंसीज कर सकता है या कुछ तेज तर्रार ट्रेडर मेरा अनुभव कर सकता है कि मेरे स्टॉक में बोलने के लिए कोई खरीद आदेश नहीं है और वो उसे बेचता है और उसके साथ ही उसके पीछे पीछे चलते हैं। कारण कुछ भी हो,
मेरा स्टॉक नीचे जाने लगता है। खैर, मैं इसे खरीदना शुरू करता हूँ। मैं इसे वो सपोर्ट देता हूँ जो एक स्टॉक को होना चाहिए। यदि वह अपने सेल्फ के स्पॉन्सर्स के साथ अच्छी गंध में है और अधिक, मैं इसे जमा किए बिना इसका सपोर्ट करने में सक्षम हूँ, अर्थात बिना किसी राशि को बढ़ाए मुझे बाद में बेचना होगा। ध्यान दें कि मैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कम किए बिना ऐसा करता हूँ। बेशक मैं वास्तव में जो कर रहा हूँ वो उस स्टॉक को कवर कर रहा है जिसे मैंने उच्च कीमतों पर कम बेचा जब जनता या ट्रेडर्स या दोनों से डिमांड ने मुझे ऐसा करने में सक्षम बनाया। ट्रेडर्स और जनता के लिए इसे स्पष्ट करना हमेशा अच्छा होता है यह भी कि नीचे के रास्ते पर स्टॉक की डिमांड है। यह प्रोफेशनल्स द्वारा लापरवाह शॉर्ट सेलिंग और भयभीत होल्डर्स द्वारा लिक्विडेशन दोनों की जांच करने के लिए जाता है, जो कि आप आमतौर पर तब देखते हैं जब कोई स्टॉक कमजोर और कमजोर हो जाता है, जो बदले में एक स्टॉक करता है जब वो सपोर्टेड नहीं होता है। मेरी इन कवरिंग खरीद को मैं स्टेबलाइजिंग प्रोसेस कहता हूँ। जैसे जैसे बाजार का विस्तार होता है, मैं निश्चित रूप से ऊपर के रास्ते पर स्टॉक बेचता हूँ, लेकिन राइज की जांच करने के लिए इनफ नहीं है। यह मेरी स्थिर योजनाओं के अनुरूप है। यह स्पष्ट है कि जितना अधिक स्टॉक मैं प्रॉपर एंड ऑर्डरली रूप से बेचता हूँ उतना ही अधिक मैं कंजर्वेटिव स्पेक्युलेटर्स को एनकरेज करता हूँ, जो लापरवाह रूम ट्रेडर्स से अधिक संख्या में हैं। और इसके अलावा इनेविटेबल कमजोर दिनों में मैं स्टॉक को और अधिक सपोर्ट देने में सक्षम होऊंगा। हमेशा छोटा रहकर मैं हमेशा इस स्थिति में रहता हूं कि मैं खुद को खतरे में डाले बिना स्टॉक का सपोर्ट कर सकूं। एक नियम के रूप में मैं अपनी बिक्री उस कीमत पर शुरू करता हूं जो मुझे लाभ दिखाएगा, लेकिन मैं अक्सर बिना लाभ के बेच देता हूं, बस बनाने या बढ़ाने के लिए, जिसे मैं अपनी जोखिम रिस्कलेस बाइंग पावर कह सकता हूं। मेरा बिजनेस एक ग्राहक के लिए कीमत लगाने या स्टॉक का एक बड़ा ब्लॉक बेचने के लिए अकेला नहीं है, बल्कि अपने लिए पैसा बनाने के लिए है। यही कारण है कि मैं किसी भी क्लाइंट से अपने ऑपरेशंस के लिए फाइनेंस करने के लिए नहीं कहता हूं। मेरी फीस मेरी सफलता पर निर्भर है। नो डाउट मैंने जो वर्णन किया है वो मेरा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं है। मैं न तो एक इनफ्लेक्सिबल सिस्टम का पालन करता हूँ और न ही उसका पालन करता हूँ। मैं परिस्थितियों के अनुसार अपने नियम और शर्तों को मॉडिफाइड करता हूँ। एक स्टॉक जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना डिजायर्ड है, उसे हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट तक मैनिपुलेशन किया जाना चाहिए और फिर बेचा जाना चाहिए। मैं इसे दोनों को दोहराता हूँ क्योंकि यह फंडामेंटल है और क्योंकि जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि बिक्री टॉप पर की जाती है। कभी कभी एक स्टॉक जलभराव हो जाता है, जैसा कि वह था। यह ऊपर नहीं जाता है। वो समय है बेचने का। कीमत स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा से अधिक आपकी बिक्री पर कम हो जाएगी, लेकिन आप आम तौर पर इसे वापस नस कर सकते हैं जब तक एक स्टॉक जिसे मैं मैनिपुलेटिंग कर रहा हूँ मेरी खरीदारी पर बढ़ जाता है। मुझे पता है कि मैं हनकी हूँ और यदि आवश्यक हो तो मैं इसे विश्वास के साथ खरीदता हूँ और अपने पैसे का बिना किसी डर के ठीक उसी तरह उपयोग करता हूँ जैसे मैं किसी अन्य स्टॉक को करता हूँ जो उसी तरह काम करता है। यह कम से कम रेजिस्टेंस की रेखा है। आपको उस लाइन के बारे में मेरे ट्रेडिंग थियरीज याद हैं, है ना? ठीक है। जब कम से कम रेजिस्टेंस की प्राइस लाइन स्थापित हो जाती है तो मैं इसका परस्यूएंस करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में मैनिपुलेटिंग कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं हर समय एक स्टॉक ऑपरेटर हूँ। जब मेरी खरीदारी स्टॉक को ऊपर नहीं रखती है तो मैं खरीदना बंद कर देता हूँ और फिर इसे बेचने के लिए आगे बढ़ता हूँ। और यह भी ठीक वैसा ही है जैसा कि मैं उसी स्टॉक के साथ करूँगा यदि मैं इसमें मैनिपुलेटिंग
नहीं करता। जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक की मुख्य मार्केटिंग नीचे की ओर की जाती है। यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक है कि गिरावट पर एक आदमी कितने स्टॉक से छुटकारा पा सकता है। मैं दोहराता हूं कि किसी भी समय मैनिपुलेशन के दौरान मैं स्टॉक ट्रेडर बनना नहीं भूलता। एक मैनिपुलेटर करने वाले के रूप में मेरी समस्याएं आखिरकार वही हैं जो मुझे एक ऑपरेटर के रूप में सामना करती हैं। सभी मैनिपुलेशन समाप्त हो जाते हैं जब मैनिपुलेटर स्टॉक को वो नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। जब आप जिस स्टॉक में मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, वो वैसा काम नहीं करता जैसा उसे करना चाहिए। छोड़ दें। टेप के साथ बहस मत करो। लाभ को वापस लुभाने की कोशिश न करें। छोड़ें जबकि छोड़ना अच्छा और सस्ता है।